मिडिल ईस्ट में गिरते बम, आसमान में उड़ती मिसाइलें और हर दिन बढ़ती लाशों की गिनती। क्या सिर्फ ये एक युद्ध है या एक ऐसी राजनीति जो पूरे क्षेत्र को लगातार जंग में ढकेल रही है? इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू पर अब उनके ही देश में आरोप लगने लगे हैं कि वो सुरक्षा नहीं बल्कि अपनी सत्ता बचाने के लिए युद्ध की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या सच में नेतन्याहू की राजनीति जंग पर टिकी हुई है, और अगर ऐसा है तो इसकी शुरुआत कहां से हुई? दोस्तों नमस्कार, ट्रायल में आपका स्वागत है और मैं हूं संदीप के पांडे। आज हम डिकोड करेंगे बेंजामिन नेतन्याहू की वॉर पॉलिटिक्स और समझेंगे कैसे इजराइल की राजनीति में एक नेता अर्श से फर्श तक पहुंचा। उन्नीस सौ 1948 में इजराइल के निर्माण के लगभग एक साल बाद 21 अक्टूबर 1949 को तेल अवीव में एक इतिहासकार बेंजियोन नेतन्याहू के घर बेंयामिन नेतन्याहू का जन्म हुआ। ये वो दौर था जो यहूदियों के लिए बेहद कठिन था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान दुनिया भर में, खासकर यूरोप में, यहूदियों पर भयानक अत्याचार हुए, जिसके बाद उनके लिए एक अलग देश इजराइल का गठन हुआ। जाहिर है नेतन्याहू के बचपन की यादों में इस संघर्ष की तस्वीरें भी जमा होंगी। हालांकि वो जल्द ही इजराइल से अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। इसके बाद नेतन्याहू इजरायली सेना के विशेष दस्ते सायरत मतकल में शामिल हो गए। इजराइल की तरफ से कई सैन्य अभियानों में भाग लिया। नेतन्याहू अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे और साथ साथ फिलिस्तीन और इजराइल का संघर्ष भी बढ़ता गया। तभी 1976 में नेतन्याहू के बड़े भाई जोनाथन नेतन्याहू एक विश्व प्रसिद्ध सैन्य अभियान इंटेबे के दौरान मारे गए। देश के लिए शहीद हुए जोनाथन एक राष्ट्रीय हीरो बन चुके थे। उसी के आसपास नेतन्याहू ने सेना की नौकरी छोड़ दी और राजनीति में दिलचस्पी लेने लगे। वो 1984 में यूनाइटेड नेशंस में इजराइल के राजदूत बने, जहां उनके बोलने की शैली को काफी पसंद किया गया। एक वक्ता के रूप में वो इजराइल में बेहद प्रसिद्ध हो गए। 1988 तक यूएन में रहने के बाद अब नेतन्याहू की नज़र देश की राजनीति पर थी। 1990 के दशक में नेतन्याहू पूरी तरह से राजनीति में उतर गए। भाई की शहादत और चरम राष्ट्रवाद से लिपटे उनके भाषण उन्हें लोकप्रिय बनाने लगे। लेकिन 90 के दशक में इजराइल की राजनीति एक नई करवट ले रही थी। साल था 1993 और तारीख थी 13 सितंबर की। पूरी दुनिया की नज़र अमेरिका के व्हाइट हाउस के लॉन में टिकी हुई थी, जहां तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री इत्ज़हाक रबिन और फिलिस्तीन के प्रमुख नेता यासर अराफात बैठकर ऐतिहासिक ओस्लो शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर रहे थे। ओस्लो समझौते के तहत जो प्रमुख चीज़ें सामने आईं वो ये थी, इजराइल और पीएलओ ने एक दूसरे को आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया था, फिलिस्तीनियों को सीमित गवर्नमेंट देने का निर्णय हुआ था और फिलिस्तीनी अथॉरिटी भी बना दी गई थी। योजना थी कि आने वाले कुछ वर्षों में एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा। दुनिया को लगा कि लंबे समय से चला आ रहा इजराइल और फिलिस्तीन का मुद्दा अब खत्म हो जाएगा। इत्ज़हाक रबिन, यासर अराफात और शिमोन पेरेस को 1994 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला। लेकिन इसके उलट इजराइल और फिलिस्तीनी में कई लोग ऐसे थे जो इस शांति समझौते के खिलाफ थे, जिनमें एक थे बेंजामिन नेतन्याहू। उन्हें समझौते की कई शर्तों पर आपत्ति थी। हालांकि इत्ज़हाक रबिन समझौते को अमली जामा पहनाने के लिए अटल थे। हालांकि इसी बीच 4 नवंबर 1995 को एक शांति रैली के बाद एक कट्टरपंथी यहूदी ईगल अमेर ने गोली मारकर रबिन की हत्या कर दी। इसी के साथ इजराइल की राजनीति हमेशा के लिए बदल गई। 1996 के आम चुनाव आ चुके थे। रबिन की हत्या के बाद रबिन के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर शिमोन पेरेस को चुनौती देने नेतन्याहू आए। हल्की मार्जिन के साथ नेतन्याहू चुनाव जीत चुके थे और नए प्रधानमंत्री बने। मार्जिन छोटी थी लेकिन नेतन्याहू की राजनीति में एंट्री हो चुकी थी। गजा, लेबनान और ईरान के खिलाफ उनका कड़ा रुख बरकरार था। अब आते हैं 2023 में। नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री थे। एक साल पहले ही चुनावों में उन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई थी। हालांकि इस दौरान उनकी लोकप्रियता थोड़ी कम हो गई थी। भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे थे और न्यायपालिका में सुधार की नीति के विरोध में प्रदर्शन भी हो रहे थे। तभी 7 अक्टूबर 2023 को हमास का एक हमला होता है। इस हमले के बाद नेतन्याहू गजा पर हमला कर देते हैं। ये लड़ाई लेबनान और 12 दिन के लिए ईरान से भी हुई। माना जाता है कि आज के ईरान युद्ध की पृष्ठभूमि उसी समय बन गई थी। 2023 से लेकर 2026 तक इजराइल जंग में लगातार उलझा हुआ है।
गजा से लेकर ईरान तक बेहिसाब मौतें हो चुकी हैं। हाल ही में नेतन्याहू ने कहा था कि वो ईरान पर 40 साल से हमला करना चाह रहे थे। अब सवाल ये भी है कि बगैर अमेरिका के सहयोग से ये हमला संभव नहीं था। तो क्या ट्रंप ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिन्हें नेतन्याहू ने युद्ध के लिए मना लिया? क्योंकि हाल ही में एक पत्रकार ने जब व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट से पूछा कि क्या कोई सबूत है कि ईरान अमेरिका पर हमला करने वाला था, तो लेविट ने जवाब दिया, राष्ट्रपति को ऐसा एहसास हुआ था। The president said yesterday for the first time that he had to strike Iran because he believes that Iran was going to strike U.S. targets within 7 days, and then he bumped that down later to 3 days. Where is he getting that? Well, that's not the first time the president has said that he chose to launch Operation Epic Fury because he felt as though Iran was going to strike the United States and our assets in the region first. Again, I addressed this in the last briefing. This was a feeling the president had based on facts. सिर्फ एक एहसास के चलते क्या ट्रंप ने ईरान पर हमला किया, ये भी थोड़ा संदेहास्पद लगता है। इजराइल के एक सांसद ऐमान उदेह ने भी आरोप लगाया है कि नेतन्याहू सरकार की नीति ऐसी है कि हमेशा किसी न किसी देश को दुश्मन दिखाया जाता है, कभी हमास, कभी लेबनान और कभी ईरान। इसके बाद भविष्य में किसी और देश को दुश्मन बताया जा सकता है। उदेह का मानना है कि डर की राजनीति का उपयोग नहीं होना चाहिए। इसी के साथ सवाल उठने लगे हैं कि क्या नेतन्याहू युद्ध की राजनीति करते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए।